हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो हम अप्रैल 2023 की क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने अंतरिक्ष रक्षा प्रौद्योगिकी और आर्थिक परिदृश्य तक की खबरों को देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रादेशिक परिदृश्य को, यानी कि स्टेट न्यूज़ को। और इसमें काफ़ी सारे देखिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको पढ़नी है इस बार। जैसे कि अभी आपने देखा होगा जो राइट टू हेल्थ वाला विधेयक है, राजस्थान स्वास्थ्य और अधिकार विधेयक, वो पारित हुआ है। उसको लेकर के काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स भी चले, काफ़ी डिस्प्यूट हुआ, तो वो अभी पारित हुआ है। उसके क्या प्रावधान है वो हम पढ़ेंगे। जो लोग ईओआरओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक चीज़ और है कि राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक अभी पारित हुआ है, तो उसमें कुछ योग्यताओं को लेकर के कुछ चेंजेस किए गए हैं, वो हम इसमें पढ़ेंगे। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अभी विधानसभा में पारित हुआ है, तो उसको लेकर के जो चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपके लिए है इस बार, तो उन सभी चीज़ों को हम इसमें कवर करेंगे। और काफ़ी सारी योजनाएं भी हैं, कुछ छोटी मोटी हैं जो एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं, उन सभी को इसके अंदर कवर किया जाएगा। तो अब देखिए कि जो लोग एसएससी और बैंकिंग वाले एस्पायरेंट्स हैं वो इस पोर्शन को स्किप कर सकते हैं। देखिए, आप तब तक ही चीज़ों को इसमें देखिएगा कि जब तक कोई राष्ट्रीय स्तर की योजना राजस्थान से अगर लागू होती है तो आप उसको देख सकते हैं। बाकी आपके लिए कोई विशेष काम की चीज़ इसके अंदर नहीं है, तो आप इसको स्किप कीजिए। लेकिन जो आरएस या फिर आरपीएससी के अदर एग्जाम्स की तैयारी करने वाले एस्पायरेंट्स हैं उनको तो बहुत अच्छे से इसको कवर करना है। आप तो जानते ही हैं, खैर आपको क्या बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डिले, क्योंकि 5 से 6 पेजेज है इसके अंदर, वो हमको कवर करने हैं। आर्टिकल 1 देखिए, एक पर्सन इन न्यूज़ है, इनका नाम है डॉक्टर कृति भारती। और ये जो है, इनको अभी राष्ट्रीय स्तर का एक पुरस्कार दिया गया है जिसका नाम है चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड। तो चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से ही सिद्ध हो गया है कि भाई इन्होंने चाइल्ड राइट्स को लेकर के कुछ कार्य किया होगा। क्या कार्य किया है पहले ये देखते हैं। इन्होंने जो है, जो चाइल्ड मैरिज होती है यानी बाल विवाह होता है, उसको निरस्त करने का, एनल करने का कार्य किया है। यूँ नहीं है कि भाई चाइल्ड मैरिजेस को प्रिवेंट करना है, प्रिवेंट करने से भी एक कदम आगे बढ़ करके एक साहसिक मुहिम इन्होंने उठाई है। निरस्त करवाने का जो कार्य है वो इनकी संस्था के द्वारा किया जाता है, जिसका नाम है, संस्था का नाम है सारथी ट्रस्ट। तो ये जोधपुर से संबंधित है और जोधपुर में ही इनका ये ट्रस्ट है, जिसमें कि ये जो है बाल विवाह निरस्त करने की अनूठी साहसिक पहल जो है वो इन्होंने स्टार्ट की है। और इनकी ये जो पहल है इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी अप्रिशिएट किया गया है। और जिनेवा में इनको ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड से 2022 में सम्मानित किया गया था। तो 2022 में ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड इनको दिया गया, डॉक्टर कृति भारती को। और अभी इनको भारत सरकार के द्वारा चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये है डॉक्टर कृति भारती, राजस्थान चाइल्ड मैरिज वॉरियर डॉक्टर कृति भारती ऑनर्ड विथ जेनेवास ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड 2022। तो ये इनके बारे में था। फिर हम चलते हैं सेकंड आर्टिकल पे। सेकंड आर्टिकल है हमारा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की जो योजनाएं हैं उनको स्कॉच अवार्ड मिले हैं। तो आप स्कॉच अवार्ड देखिए हर साल मिलते हैं, और पिछली बार तो हमारी जो डिजिटल की गई योजनाएं थी, तो उनको राजस्थान की जो डिजिटलाइज योजनाएं थी उनको ये अवार्ड दिया गया था। और इस बार भी जो राजस्थान की कुछ योजनाएँ हैं, 3 योजनाएं हैं जिनको कि इस स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो देखिए कौन कौन सी योजनाएं हैं। पहली तो है पालनहार योजना, दूसरी है उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, तीसरी है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। तो इसको पालनहार योजना को गोल्ड अवार्ड और बाकी दोनों को सिल्वर अवार्ड से यहाँ पर सम्मानित किया गया है। और स्कॉच अवार्ड के अलावा ऑर्डर ऑफ मेरिट सर्टिफिकेशन भी दिया गया है। ऑर्डर ऑफ मेरिट सर्टिफिकेशन राजस्थान की 3 जो योजनाएं हैं उनको दिया गया है। पहली तो है कोरोना सहायता योजना, दूसरी है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, और तीसरी है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। तो ये तीनों ही आप याद रखिएगा नाम, कि किसको इस बार स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हर साल दिए जाते हैं, पिछले साल जो डिजिटलाइज की गई योजनाएं थी उनको दिया गया था, और इस बार जो है इन योजनाओं को दिया गया। तो योजनाओं के नाम भी आपको पता रखने हैं। थर्ड आर्टिकल देखिए, थर्ड आर्टिकल है साहित्य उत्सव को लेकर के। राजस्थान में अभी साहित्य का एक कुंभ कह लीजिए, लिटरेरी फेस्टिवल कह लीजिए, वो ऑर्गेनाइज किया गया, और इसको जोधपुर का जो उम्मेद उद्यान है वहाँ पर उसको ऑर्गेनाइज किया गया। साहित्य की जो बड़ी बड़ी जो क्या जो पर्सनालिटीज़ हैं उन्होंने इसमें शिरकत की थी। 3 दिन का ये पूरा एक साहित्य महोत्सव जोधपुर में चला है। और यहाँ पर जो हमारे कला और संस्कृति मंत्री हैं डॉक्टर बी डी कल्ला, उनके द्वारा विभिन्न जो एकेडमिशियंस हैं उनको पुरस्कार दे करके सम्मानित भी किया गया है। तो अब देखिए राजस्थान में जो जयपुर की राजस्थान संस्कृत अकादमी है उसने 2 पुरस्कार वितरित किए हैं। एक तो है अखिल भारतीय माघ पुरस्कार, दूसरा है अंबिका दत्त व्यास पुरस्कार। तो ये अखिल भारतीय माघ पुरस्कार एसोसिएट प्रोफेसर प्रमोद कुमार शर्मा को दिया गया। अंबिका दत्त व्यास पुरस्कार जो है प्रोफेसर वैद्यनाथ बनवारी को दिया गया।
फिर जयपुर का ही राजस्थान उर्दू अकादमी अवार्ड जो है 2 पुरस्कार दिए गए उर्दू अकादमी अवार्ड के द्वारा, प्रोफेसर महमूद शिरानी अवार्ड और दूसरा अख्तर शिरानी अवार्ड। तो ये डॉक्टर अरशद अब्दुल हमीद को और आदिल रज़ा मंसूरी को दिया गया। फिर एक और अवार्ड है पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये बाल साहित्य मनीषी अवार्ड इस संस्था के द्वारा वितरित किया गया, जो कि डॉक्टर दिविक रमेश को दिया गया और डॉक्टर प्रमोद कुमार गोविल और कलाधर्मी चांद मोहम्मद घोसी जो मेड़ता से हैं उनको ये पुरस्कार दिया गया। नाम इतना याद रखना मुझे नहीं लगता कि कोई विशेष है, क्योंकि इतना तो याद रहेगा भी नहीं किस किस को कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं, लेकिन हाँ ठीक है कि हमने एक उत्सव के बारे में पूरी इसकी जानकारी ले ली है। फिर देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का सम्मान एवं पुरस्कार, ये अभी वितरित किए गए हैं। तो ये राजस्थान संगीत नाटक अकादमी सम्मान पुरस्कार जो है जोधपुर का जो एसएन मेडिकल कॉलेज है वहाँ ऑर्गेनाइज हुए थे और इसके अंदर जो है काफ़ी सारे फेलोशिप्स और जो है कला पुरोधा सम्मान जो है वो वितरित किए गए। सभी के नाम नहीं है इसमें, क्योंकि 75 कलाकारों का अवार्ड मिला है, किस किस के नाम इसमें बताएंगे। फिर नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2022-23 के राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है उसकी घोषणा की गई है। अब देखिए जो राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये उदयपुर में, जो राजस्थान साहित्य अकादमी का सेंटर हेडक्वार्टर उदयपुर के अंदर है, वहाँ से इसको वितरित किया जाता है और वहाँ के जो अध्यक्ष हैं वो हैं दुलाराम सहारण। तो उनकी तरफ से अब देखिए इनकी घोषणा की गई है। अब इसमें सबसे बड़ा पुरस्कार होता है मीरा पुरस्कार, ये अकादमी का सबसे बड़ा पुरस्कार है और इसमें पुरस्कृत व्यक्ति हैं अभी रति सक्सेना जो कि जयपुर से हैं और रहती अभी जो है तिरुवनंतपुरम में है जो कि केरल में है। और इनकी कृति है जिसका नाम है, इनकी जो रचना है उसका नाम है हंसी एक प्रार्थना। तो ये कविता है और इसमें पुरस्कार राशि इनको दी गई है 75,000 रुपये। तो सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? मीरा पुरस्कार है राजस्थान साहित्य अकादमी का, जो कि उदयपुर के अंदर है। और इसके अंदर किसको दी गई है? अभी रति सक्सेना को हंसी एक प्रार्थना के लिए, और 75,000 रुपये की राशि इनको दी गई है। फिर देखिए जनार्दन राय नागर सम्मान, राजस्थान सरकार के सौजन्य से ये पुरस्कार दिया जाता है। इसमें 1 लाख रुपये की राशि दी जाती है और इसमें अभी पुरस्कृत व्यक्ति हैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल। अब अन्य पुरस्कार अगर आप देखेंगे तो अन्य पुरस्कार बहुत सारे हैं। रंगैया राघव पुरस्कार है, सुधींद्र पुरस्कार, देवीलाल सामर पुरस्कार एकांकी नाटक के लिए, कन्हैयालाल सहल पुरस्कार जो विविध विधाओं के लिए होता है। तो काफ़ी सारे पुरस्कार है, इतने आपको नहीं तो याद रहने हैं और अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं, बाकी हम इसको यहाँ स्किप करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है कि राजस्थान के 8 जिले जो हैं वो टीबी उन्मूलन के लिए पुरस्कृत किए गए हैं। कौन कौन से 8 जिले हैं? तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर साउथ में आप चलें थोड़ा सा, साउथ ईस्ट में तो साउथ वेस्ट में सॉरी, तो 12 भीलवाड़ा, जालौर और जैसलमेर। और फिर देखेंगे तो बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और उदयपुर। तो इनको जो है पुरस्कृत भी किया गया है रजत और कांस्य पदक से। अच्छा, जो विश्व क्षय रोग दिवस है उसमें आप देखिए कि अभी तो 8 जिलों को इन्होंने टीबी उन्मूलन से जो है पुरस्कृत किया है कि यहाँ पर टीबी जो है वो ख़त्म करने के लिए अच्छे प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले हम चलें तो जो भारत सरकार है उनका एक टारगेट है कि हम वैश्विक जो टारगेट है उससे भी 5 साल पहले, जो वैश्विक टारगेट है वो 2030 का है कि 2030 तक पूरे वर्ल्ड में हम जो है टीबी को ख़त्म कर देंगे। लेकिन हम उससे भी पहले हमने टारगेट बनाया कि 2025 तक जो है हम टीबी उन्मूलन घोषित कर देंगे अपने पूरे देश को। तो उसको लेकर के काफ़ी सारी पहल की गई। राजस्थान सरकार ने तो बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया और इस बार डिक्लेयर किया था उन्होंने कि 15 अगस्त 2022 को इन्होंने डिक्लेयर किया था कि 15 अगस्त 2022 से लेकर के 24 अप्रैल 2023 तक जो है हम अभियान चलाएंगे और क्षय रोग को लेकर के। और अभियान चलाने का मतलब ये है कि हम टारगेट करेंगे पर्टिकुलरली, पूरी एक लिस्टिंग होगी कि भाई कौन से कितने रोगी हैं, कितना इनका इलाज हो गया है और कहाँ तक की उनकी रिकवरी हो गई है, सबका एक मॉनिटरिंग की जाएगी। और उस मॉनिटरिंग के लिए उन्होंने एक ऐप भी लॉन्च किया था जिसका नाम था निक्षय ऐप, ठीक है। और एक योजना भी इन्होंने घोषित की थी जिसका नाम था निक्षय पोषण योजना। क्या नाम था? निक्षय पोषण योजना। इस योजना में क्या किया उन्होंने कि जितने भी टीबी से ग्रसित जो लोग हैं उनको 500 रुपये पर महीना उनके पोषण के लिए दिए जाएंगे ताकि डाइट जो है उनकी उस पर ध्यान दिया जा सके। और ऐप इसलिए लॉन्च किया गया कि ऐप के ऊपर आप जितनी भी जानकारी है वो आप टोल फ्री नंबर से जान सकते हैं और अगर आप अपनी सारी डिटेल्स देंगे उसके अंदर तो वो आपको बताता रहेगा कि कौन सी दवाई किस समय लेनी है, कितनी रिकवरी है, सबका डेटा आपका रिकॉर्ड उसमें होता रहेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि टीबी उन्मूलन के लिए राजस्थान के प्रयास कौन कौन से और भारत सरकार के प्रयास कौन कौन से हैं।
फिर देखिए क्या फैक्ट्स इसमें दे रखे हैं कि पिछले वर्ष राज्य का जो बाड़मेर जिला है उसको सिल्वर कैटेगरी और प्रतापगढ़ बारासिकर को ब्रॉन्ज कैटेगरी में ये पुरस्कार ऑलरेडी मिल चुका है। तो राजस्थान में इस बार तो 8 जिलों को नामांकित किया गया और उससे पहले जो है उससे पहले भी जो है कई सारे जो जिले हैं उनको ये जो पुरस्कार है वो दिया जा चुका है। अच्छा, अगर आप रैंकिंग की बात करें इसमें तो आप देखेंगे कि राजस्थान जो है वो पहले 19वें स्थान पर था टीबी उन्मूलन में, लेकिन अभी जो प्रयास किए हैं उसके कारण ये 4th पोजीशन पे आ गया है टीबी उन्मूलन के प्रयास में। पूरे भारत में हमारी रैंकिंग 4th पोजीशन पे है। ठीक है, अब देखिए कि राज्य स्तर पर यानी स्टेट लेवल पर पशुपालक सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया और इसमें क्या किया कि जो पशुपालक थे उनको राजस्थान सरकार के द्वारा पुरस्कृत करके जो है कुछ राशि दे करके उनको पुरस्कृत किया है, जिससे कि और जो लोग हैं वो भी जो है पशुपालन के अंदर जो है वो और अभिनव पहल करके और इनका पशुपालन कर सकें। तो अगर देखें तो राज्य सरकार के द्वारा जो राज्य स्तरीय पुरस्कार है उसमें 50,000 की राशि और जिला स्तरीय में 25,000 की और पंचायत समिति स्तर पर 10,000 रुपये दे करके जो पशुपालक हैं उनको सम्मानित किया गया है। सबके नाम आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ पर दे रखा है राज्य स्तर पर जो है सुरेंद्र अवाना और प्रेम सिंह राव को 50,000 प्रदान किए गए। इतने नाम आपको याद नहीं रखने, यहाँ पर एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं, बस आप एक इन्फॉर्मेशन के लिए ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात यहाँ पर फैक्ट ये है कि राजस्थान पूरे देश में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है। 15.05% जो दूध का उत्पादन है पूरे देश में वो राजस्थान के अंदर होता है। और अगर फसल बीमा योजना की बात करें तो उसके अंदर भी हमने सबसे ज़्यादा 18.5 हज़ार करोड़ का फसल बीमा वितरित करके डिस्ट्रीब्यूट करके पूरे देश में फर्स्ट पोजीशन पर आए हैं। तो ये राजस्थान की कुछ पहल थी। अब हम चलते हैं राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022 जो कि विधानसभा में भी पारित हुआ था। तो देखिए इसको लेकर के काफ़ी डिस्प्यूट भी चला, यहाँ के जो डॉक्टर्स थे रेजिडेंट डॉक्टर्स वगैरह सब ने जो है हड़तालें भी की, लेकिन फाइनली जो है कुछ पॉइंट्स को लेकर के सहमति बनी और इसको जो है अपना लिया गया इस बिल को। तो ये काफ़ी एक महत्वाकांक्षी योजना है कि पूरे सभी जो सिटीजन्स हैं, सिटीजन नहीं कहेंगे, नागरिक जो निवासी जो हैं राजस्थान के जो निवासी हैं उनको राइट टू हेल्थ जो है वो दिया जाए, यानी कि सिर्फ अफोर्डेबिलिटी के चलते जो है किसी को भी हेल्थ की सेवाओं से जो है अलग ना किया जा सके। तो ये इसका एक मोटा सा एक उद्देश्य है। तो इसमें क्या क्या बातें कही गई है तो वो देख लेते हैं। इसके प्रावधान के तहत अस्पताल में जो उपचार होंगे उसमें मरीजों को कभी भी मना नहीं किया जाएगा उपचार करने से। अगर वो व्यय नहीं कर सकता, उसके पास इतने पैसे नहीं है, वहन नहीं कर सकता, तो उसका पुनर्भरण या पैसे जो भी उपचार के लिए खर्चा होगा वो राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। ये इसका प्रावधान है। इसमें दंड का प्रावधान भी किया गया है। उसमें ये कहता है कि भाई राज्य स्तर पर जो है राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण लॉजिस्टिकल शिकायत का गठन भी हम करेंगे और इसके साथ ही जिला स्तरीय प्राधिकरण का प्रावधान भी यहाँ पर किया गया है। जो बड़े अस्पताल हैं वहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा रियायती दरों पर ज़मीनें भी उपलब्ध करवाई जाएगी और इन अस्पतालों को राइट टू हेल्थ विधेयक के अंतर्गत जोड़ने का प्रावधान है। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो 10,000 रुपये का जुर्माना उस पर लगेगा, लेकिन अगर अगेन वो यही जो है वापस से अगर इस प्रकार का दंड मतलब वापस से अगर उल्लंघन करता है तो 25,000 रुपये तक का दंड जो है उसके ऊपर लगाया जा सकता है। अब आप इसमें ये देखिए कि राजस्थान सरकार जो है, क्योंकि इतना सारा व्यय इन चीज़ों पर होगा, इतना ज़्यादा खर्च होगा, क्योंकि सभी निवासियों को अगर राइट टू हेल्थ प्रोवाइड करवाना है तो उसके लिए खर्चा तो होगा ही। तो आप देखिए यहाँ पर 7% जो बजट का जो व्यय है वो हेल्थ के ऊपर राजस्थान सरकार के द्वारा किया जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल पे जो कि है राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो को लेकर के। तो यह एक्सपो का मतलब है कि एक्सपोर्ट्स को लेकर के राजस्थान में जो एक्सपोर्ट होता है उसको कैसे हम इंटरनेशनली और ज़्यादा बढ़ाएं उस चीज़ को, तो उसको लेकर के जोधपुर के अंदर आयोजित एक जो ये राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो इसका आयोजन किया गया और इसमें 4 घोषणाएं भी इस बार जो है मुख्यमंत्री ने की है। मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं की है वो बहुत ही ईजी सी हैं। पहली घोषणा तो ये है कि भाई अब जो है हर साल जो अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो है इसका आयोजन किया जाएगा और हर साल ये जोधपुर में ही होगा। और जोधपुर में क्योंकि आयोजन करना है तो उसके लिए एक परमानेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर हम खड़ा करेंगे जिससे कि वहीं पर जो है इन सभी चीज़ों का आयोजन किया जा सके। उसके अलावा जो है यहाँ पर हस्तशिल्प निदेशालय भी खोला जाएगा जोधपुर के अंदर ही। जो हैंडीक्राफ्ट डायरेक्टोरेट होता है या सेंटर होता है उसको खोला जाएगा। और लास्टली जो है उस क्षेत्र में जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनकी चिकित्सा की सुविधा के हेतु जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर भी वहाँ पर खोला जाएगा।
और यहाँ पर देखिए कि इसमें जो है राजस्थान निर्यात 2021 वाले जो पुरस्कार है वो भी इधर मुख्यमंत्री ने वितरित किए हैं। हालांकि इसका कोई इस न्यूज़ का खास औचित्य नहीं है। आप ये ध्यान रखिएगा कि राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, तो ये बोरानाडा जोधपुर में, और हर साल अब यहीं पर ही इसको आयोजित किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो कि है राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2023। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो EORO की तैयारी कर रहे हैं तो वो थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा कि आप जो 2009 वाला अधिनियम पढ़ रहे हैं उसके अंदर एक चेंज किया है राजस्थान सरकार ने, और जो अयोग्यता है उसको यहाँ पर, हाँ तो देखिए यहाँ पर जो है अगर आप देखेंगे तो इस विधेयक के माध्यम से जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 है उसकी अगर सेक्शन 39 आप देखेंगे और उसका भी सब सेक्शन आप देखेंगे 1, और उसमें जो खंड ड है वो जोड़ा गया है। तो जो सेक्शन है उसमें भी जो उसका जो क्लॉज है उसमें उसका जो सब क्लॉज है उसमें एक नया जो क्लॉज है वो जोड़ा गया है। तो खंड ड जोड़ा गया है और उसमें अयोग्यता वाला जो कोई सदस्य होगा तो उसको राज्य सरकार जांच करके हटा सकती है, ये प्रावधान किया गया है। तो पहले क्या प्रावधान था? पहले प्रावधान ये था कि अगर कोई व्यक्ति अयोग्य है, किसी भी कारण से अगर उसकी कोई अयोग्यता है आपने उसमें पढ़ी होगी, काफ़ी सारे क्लॉजेज में दे रखी है। तो जो अयोग्यताएं हैं अगर उसमें है, उस व्यक्ति में अगर उसको डिक्लेयर किया जा सकता है तो या तो चुनाव याचिका लगानी पड़ेगी, और याचिका लगाने का समय भी 1 महीने का ही रहेगा। 1 महीने के अंदर अगर आपने याचिका लगाई है किसी भी व्यक्ति ने, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्शन है किसी को, तो 1 महीने के अंदर उसको याचिका लगानी है। और अगर वो टाइम निकल गया तो अयोग्य व्यक्ति भी पूरा 5 साल का अपना टेन्योर पूरा करेगा, उसको कोई नहीं हटा सकता। तो अभी उसको चेंज करके यहाँ पर सुधार किया गया है। अब क्या होगा कि यहाँ पर राज्य सरकार जो है, यहाँ पर लिखा है देखिए, राज्य सरकार जो है अयोग्यता रखने वाले सदस्यों की जांच करके उसको हटाने की शक्तियां राज्य सरकार को इस नगर पालिका अधिनियम के द्वारा दी गई है। तो आप ये जो इसका क्लॉज नया जोड़ा गया है ना, खंड ड जो इसमें जोड़ा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आप अपने जो एक्ट है उसमें आप एड ऑन कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो कि है जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो राजस्थान सरकार लेकर के आई है। विधानसभा में राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 को पारित किया गया, और इसमें क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या दंड की कार्रवाई जो है राजस्थान सरकार करेगी अगर किसी एडवोकेट के ऊपर कोई जो है क्या कहते हैं, कोई प्रहार, क्या जो भी कह सकते हैं, कुछ ऐसा अगर जो है हमला वगैरह होता है तो उसको लेकर के सरकार क्या उसको प्रोटेक्शन दे सकती है, वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। तो वो हम पढ़ लेते हैं। वैसे देखिए इसके प्रावधान तो काफ़ी अच्छे किए गए हैं कि इसमें लिखा है कि इस विधेयक में अगर कोई भी अधिवक्ता है अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है और उस दौरान अगर कोई इसके ऊपर हमला करता है, घोर अपहित करता है, आपराधिक बल का प्रयोग करता है, आपराधिक अभित्रास को रोकने अगर करता है, तो उसको रोकने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें क्या क्या प्रावधान है वो देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई अपराधी, कोई भी क्रिमिनल है, अगर किसी भी एडवोकेट की संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाता है तो उस संपत्ति को जितना नुकसान पहुंचाया उसका सारा कंपनसेशन उसी अपराधी से वसूल किया जाएगा। ठीक है। और ये जो क्षतिपूर्ति ऐसा नहीं कि 10-10 साल तक चल रही है और पता चला कि करोड़ों की संपत्ति का नुकसान किया या लाखों की संपत्ति का नुकसान किया और कम उसको क्षतिपूर्ति नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये जो क्षतिपूर्ति है ये भू राजस्व के जो बकाया को जैसे वसूल किया जाता है, उस वसूली का जो वो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के द्वारा ही इस क्षतिपूर्ति को वसूल किया जाएगा। वकील के ऊपर अगर कोई भी हमला होता है तो उसकी जांच जो है वो डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी करेंगे, और अगर आरोपी पे आरोप सिद्ध होते हैं तो उसको 2 साल की कैद और 25,000 तक का जुर्माना जो है वो दिया उसके ऊपर आरोपित किया जा सकता है। अगर मान लीजिए किसी वकील को गंभीर चोट पहुंचाई जाती है तो उसको उस आरोपी व्यक्ति को 7 साल तक की कैद और 50,000 तक का जुर्माना लगेगा। अगर कोई आत्मघाती हमला किया जाता है तो 7 साल की कैद उसको दी जाएगी। और अधिवक्ता अगर मान लीजिए खुद एडवोकेट उसका दुरुपयोग करते हैं तो 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान एडवोकेट के लिए भी यहाँ पर है। तो अब देखिए राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक का मतलब जो ऑलरेडी जो विधेयक था उसके अंदर जो खंड 9 था उसको इसमें हटाया गया है, और अब जो ये जो बिल लेकर के सरकार आई है तो इसको पारित होने के बाद में राजस्थान पूरे देश में ऐसा राज्य बन जाएगा, पहला राज्य बनेगा जो कि एडवोकेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इस प्रकार का जो है सख्त बिल जो है वो लेकर के आया है। तो ये काफ़ी एक अच्छी पहल है राजस्थान सरकार के द्वारा। अब देखिए नेक्स्ट जो है, जो हमारे विधानसभा में जो हमारे विधायक हैं, एमएलएज हैं, उनमें 2 एमएलएज को सम्मान मिला है। आपको पता है एमपीज को भी ऐसा सम्मान मिलता है, तो विधायकों को हमारे सम्मान मिला है। 2 विधायक हैं, अनीता बघेल और अमीन खान। ये जो है शिव विधानसभा क्षेत्र के विधायक है अमीन खान, और अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से अनीता बघेल। इनको 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक के तौर पर पुरस्कृत किया गया है।
उसमें बस इतनी ही चीज़ें काम की है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस जो होता है उसको लेकर के आईआईटी जोधपुर और जो अमेरिका की बफेलो यूनिवर्सिटी है उन दोनों ने जो है साथ में मिलकर के एमओयू साइन किया है। इससे ये एजुकेशन के क्षेत्र में, डेटा साइंसेस के क्षेत्र में, औद्योगिक सामाजिक विकास के क्षेत्र में लेकर के एक दूसरे से जो अपना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है वो करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि किसके साथ में बफेलो यूनिवर्सिटी ने एमओयू साइन किया, तो आईआईटी जोधपुर के साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस को लेकर के जो है ये एमओयू साइन हुआ है। डेटा साइंस का ये संयुक्त केंद्र भी जो है आपस में मिलकर के बनाएंगे। तो ये सारे इनके उद्देश्य वगैरह हैं जो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बताए हैं। अब चलते हैं, क्रिकेटर्स को प्रोत्साहित करने के लिए एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है सुंदर कांति जोशी पुरस्कार। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये इसका चतुर्थ संस्करण है, यानी चौथा एडिशन है। चौथी बारी ये दिया जा रहा है पुरस्कार। हर साल पुरस्कार दिया जाएगा और ये महिला क्रिकेटरों को प्रोत्साहित करने के लिए जोशी परिवार, जो राजस्थान में जयपुर का जो जोशी परिवार है उनके द्वारा इसको दिया जाता है। और श्रीमती जो सुंदर कांति जोशी हैं उनकी स्मृति के अंदर इस पुरस्कार को स्टार्ट किया गया है। तो 2022 के अंदर भी हमने ये पुरस्कार पढ़े थे, 2 जनों को दिए गए थे, लेकिन अभी आपसे इतना नहीं पूछेगा कोई। 2023 में ही ध्यान रखिएगा किनको ये पुरस्कार दिए गए हैं। तो एक तो सीनियर वर्ग में सुमन मीणा करके हैं क्रिकेटर्स, और दूसरी हैं जूनियर के अंदर हैं सिद्धि शर्मा, और जो सब जूनियर वर्ग है उसके अंदर है पर्ल बाणावत। तो ये जो 3 महिला क्रिकेटर्स हैं इनको ये पुरस्कार दिया गया है। इसमें 21,000 की राशि जो सीनियर वर्ग में है 21,000 दिए जाते हैं, फिर 11,000 और फिर जो है 5,000 की राशि दी जाती है। तो ये नाम आप ध्यान रखिएगा और ये भी ध्यान रखिएगा कि किस श्रेणी के अंदर, यानी कि क्रिकेट के अंदर जो है ये पुरस्कार दिए जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब। इसका शिलान्यास जो है अभी किया गया है। तो इसका शिलान्यास कहाँ पर किया गया है? जोधपुर के अंदर किया गया है। इसके बारे में कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। तो इसमें आपको देखिए 2 चीज़ें याद रखनी है। पहला तो ये कि आपसे पूछ लिया जाएगा राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब ये कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया, तो ये जोधपुर में इस्टेब्लिश किया गया है। और फिर नाम से ही सीधा कई चीज़ें तो कि स्टार्टअप को बढ़ावा देगा, इनोवेशन को बढ़ावा देगा, नवोन्मेष को बढ़ावा देगा, विश्व स्तरीय सुविधाएँ जो हैं वो प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो यहाँ का यही कार्य है इसमें कि ये जो राजीव गांधी नॉलेज एंड सर्विस इनोवेशन हब है, पहली बात तो जोधपुर में इसको बनाया गया है, और दूसरा जो है इसका उद्देश्य क्या है कि हमारे यहाँ पर स्टार्टअप का जो कल्चर है उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, और इंटरनेशनल जो टेक्नोलॉजी है उसको राजस्थान के स्टार्टअप्स के अंदर जो है कैसे इनकलकेट किया जाए, ये इसका मूल उद्देश्य है। बस इतना ही इसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना की ओर। अब देखिए ये जो ऊपर अभी ये जोधपुर के अंदर जो शिलान्यास किया था इसका, राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब का, उसी टाइम पर 2 योजनाएं जो है वो लॉन्च की गई। एक तो थी मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना जो कि 20 मार्च को लॉन्च हुई है, और इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो लोग भी गवर्नमेंट ऑफिस तक नहीं जा सकते हैं, असमर्थ हैं जाने में, मान लीजिए कोई वृद्ध जन है, दिव्यांग है, एकल नारी है, विधवा महिला है, इस प्रकार के जो लोग हैं, वल्नरेबल सेक्शन, अगर वो नहीं जा सकता है तो ऐसे असमर्थ लाभार्थियों को उनकी जो भी राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनका लाभ प्रोवाइड कराने के लिए जो हमारे सेवा प्रदाता होते हैं उनको उनके घर भेजा जाएगा। आपको याद है कि ऐसे दिल्ली के अंदर भी ऐसी सेवाओं को स्टार्ट किया गया है कि भाई आपको लाइसेंस बनवाना है या ऐसा कुछ है, तो आपके घर बैठे जो है ऑफिसर घर आएंगे और घर आकर के आपके सारे डॉक्यूमेंटेशंस को कंप्लीट करेंगे और आपकी सारी चीज़ों का क्लियरेंस वो घर आकर के करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है एक इनोवेशन है सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से। तो ये मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना का यही उद्देश्य है कि घर बैठे जो है लोगों को जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ दिया जा सके। अब इसके अंदर जो प्रथम चरण है उसमें दिव्यांग जन, वृद्ध जन, एकल नारी, महिलाएं, पालनहार, जो ऐसे आश्रित जो लोग हैं उनको इंक्लूड किया गया है। और मुझे लगता है कि सेकेंड जब इसका और एक्सटेंशन होगा तब यही चीज़ें इतनी वाइड हो जाएंगी, घर बैठे ही अब आएंगे कि घर आकर के ई मित्र वाले सब बारे सारा जो काम होगा वो घर बैठे आपका हो सकेगा। तो अभी तो हालांकि इसके अंदर इस योजना में जो ये दिव्यांगजन, वृद्धजन, एकल नारी ऐसे जो लोग हैं इनके लिए ही इस योजना को स्टार्ट किया गया है। फिर देखिए जन आधार ई वॉलेट योजना, इसको भी लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा कि जो भी लाभार्थी हैं उनको राज्य सरकार के द्वारा जो नगद राशि या गैर नगद राशि दी जाती है उनके वाउचर्स दिए जाएंगे, तो वॉलेट के अंदर इनके वाउचर्स को वो कैरी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं पेनोरमा को लेकर के जो है पेनोरमा निर्माण को लेकर के एक मंजूरी दी गई है और उसमें 12 करोड़ रुपए जो है सरकार खर्च करेगी। तो किन किन के पेनोरमास जो है वो बनाए जाएंगे। पेनोरमा एक्चुअली क्या होता है कि अगर कोई भी ऐसा ऐतिहासिक व्यक्ति है तो उनके जो भी उनकी अचीवमेंट्स रही है जीवन की उसको दिखाया जाता है ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े, अपने जो रियल हीरोज़ हैं उनके प्रति लोग जागरूक रहें कि हमारी धरती में से कैसे कैसे जो वीर और वीरांगनाएं हैं वो रहे हैं, तो उनके बारे में नॉलेज प्रोवाइड कराने के लिए और उससे ऑफकोर्स जो है
सरकार को रेवेन्यू का भी लाभ होता है। तो यहाँ पर देखिए पन्नाधाई और अमराजी भगत और केसरी सिंह भारत, इनके पैनोरमा जो है उनका निर्माण किया जाएगा। तो पैनोरमा और उनके निर्माण स्थल अगर आप देखें तो पन्नाधाई का पैनोरमा जो है वो चित्तौड़गढ़ जिले में उनका जो पैतृक स्थल है पांडोली, वहाँ पर बनाया जाएगा। लोक देवता अमराजी भगत जो है जिनको अनगढ़ बाबूजी कहा जाता है, इनका पैनोरमा भी चित्तौड़ में बनेगा। स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह भारत का पैनोरमा शाहपुरा भीलवाड़ा में बनाया जाएगा और इनका जो कार्य है वो पर्यटन विकास कोष से किया जाएगा। मैंने बताया आपको कि पैनोरमा देखने जब आते हैं तो टिकट भी होता है, तो उससे रेवेन्यू भी सरकार का इंक्रीज होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अब देखिए एक रिपोर्ट है जिसका नाम है बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट कहती है, जो केंद्रीय रिपोर्ट है, सेंट्रल लेवल की रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है कि दुग्ध उत्पादन में यानी मिल्क प्रोडक्शन में और वूल प्रोडक्शन में, ऊन के उत्पादन में राजस्थान पूरे देश में शीर्ष पर आता है। तो अभी हमने पढ़ा था दुग्ध उत्पादन में तो कि 15.5% जो देश का कुल दूध उत्पादन है वो हमारे राजस्थान में होता है। और अगर ऊन की बात करें तो आप देखिए इसके अंदर भी हम टॉप पर हैं, 45.91% का जो वूल प्रोडक्शन है वो हमारे राजस्थान में हो रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा भी है कि शीर्ष 5 दूध उत्पादक राज्यों में राजस्थान है, फिर सेकंड उत्तर प्रदेश आता है, थर्ड जो है मध्य प्रदेश है, और ऊन उत्पादन में राजस्थान फर्स्ट पे और सेकंड पे जम्मू कश्मीर है। तो ये हुआ। और अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है। क्या आप जानते हैं कि अभी राजभाषा को लेकर के काफ़ी जो है आंदोलन चला था, और उसका एक सकारात्मक ये भी देखने में आया कि हमारे यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने पहली बात तो विधानसभा के अंदर सर्वसम्मति से इसको पारित किया गया, संकल्प को पारित किया गया कि जो है 8वीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा को भी शामिल किया जाए। और उसके अलावा जो है विधानसभा पार्लियामेंट के अंदर भी एक महापात्रा समिति बनी थी, और उन्होंने भी उस समय रिकमेंड किया था कि राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल जो है वो किए जाने की पात्र है, ये योग्यता रखती है, तो इसको शामिल किया जाना चाहिए। तो अभी देखिए कि हमारे जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने अपनी एक कमेटी जो है उसका गठन किया है, और वो कमेटी जो है छत्तीसगढ़ और झारखंड के मॉडल को अध्ययन करके और जो है राजस्थानी भाषा को जो है सेकंड लैंग्वेज बनाने के लिए जो है वो कार्य करेगी, राजभाषा बनाने के लिए हमारे यहाँ कार्य करेगी, मतलब अपने रिकमेंडेशंस देगी। तो इसमें तो यही अपडेट है फिलहाल, आगे देखते हैं और क्या क्या इसमें बातें आएंगी। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। ये तो आपने सबने पढ़ ही लिया होगा, इस पर तो काफ़ी मीम्स भी बन गए। तो मुख्यमंत्री ने राजस्थान में 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की है, और ये न्यूज़ तो हमने जो है काफ़ी शेयर भी की। अब देखिए मुख्यमंत्री की इस घोषणा से राजस्थान में जिलों की संख्या हो जाएगी 50 और संभागों की संख्या हो जाएगी 10। नए जिले कौन कौन से बनेंगे, तो ऊपर से अगर आप देखेंगे हनुमानगढ़ से स्टार्ट करें तो गंगानगर से स्टार्ट करें तो अनूपगढ़, फिर देखिए यहाँ पर बालोतरा, फिर ब्यावर, डीग, डीडवाना, कुचामन, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम, केकड़ी, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, नीम का थाना, फलौदी, सलूम्बर, सांचौर और शाहपुरा। तो इनको जो है नवीन जिला घोषित किया गया है। और नए संभाग के रूप में बांसवाड़ा, पाली और सीकर जो है उसको 3 नए जिलों के रूप संभागों के रूप में, सब डिवीज़न के रूप में घोषित किया है। अब इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी खर्चा होगा, तो उसके लिए 2000 करोड़ का प्रावधान भी यहाँ पर किया गया है। अगर हम इसमें रिकमेंडेशन की बात देखें तो 21 मार्च 2022 को राम लुभाया समिति बनाई गई थी, जो कि एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं, जिन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि कौन कौन से, उनका कार्य यही था कि रिकमेंड करना है कौन कौन से नए जिले बनाए जाने चाहिए। तो उन्होंने यहाँ रिकमेंडेशन दी थी, और उनके कार्यकाल को जो है 11 मार्च 2023 तक के लिए 6 महीनों के लिए बढ़ाया भी था सरकार ने। अब देखिए लास्ट जो हमारा यहाँ पर, ये तो आप जानते हैं कि लास्ट जो जिला बना था वो 2008 में बना था प्रतापगढ़, और लास्ट जो हमारा संभाग बना था वो था भरतपुर, जो कि 2005 में बनाया गया था, जो कि लास्ट 7वां संभाग था। अब इसमें 3 संभाग और बढ़ जाएंगे हमारे लिए, और ये थोड़ा मैप से इन्होंने समझाने की कोशिश की है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा यहाँ पे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट राजस्थान न्यूज़ इन शॉर्ट में, यहाँ देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे लिए है। सो फ्रेंड्स, आज वाले वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। राजस्थान न्यूज़ इन शॉर्ट हम सेकंड वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा बड़े टॉपिक्स हैं और थोड़ा टाइम और लग जाएगा, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम पूरी जो प्रादेशिक परिदृश्य है आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसको पढ़िए, रिवाइज़ कीजिए, और जो भी आपको एक्स्ट्रा न्यूज़ मिलती है उसको भी इसी में ऐड ऑन कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।